ये होता है पास का ना, ये बटन है, रोक देगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से हम लोग इस पे इंटरनेट पे आप लोगों की क्लास ले रहे हैं, तो हम उसका स्टार्ट करते हैं। आपको वैसे भी पता है कि क्या पढ़ाती हूँ मैं कॉलेज में, और अब जो आपका टॉपिक होगा वो है हमारे पास अप्लाइड अकाउंटिंग। सब्जेक्ट अप्लाइड अकाउंटिंग है और राइटर का नाम है मलिक खादिम हुसैन। ठीक है, और अब जो है बाकायदा हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। नाम आपको मेरा पता ही है, तो सबसे पहले मैं अप्लाइड अकाउंटिंग के बारे में आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम अपना स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग का लेक्चर। पेज नंबर 20, शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, what is meant by balance sheet? The balance sheet means accounts of all the assets and liabilities. Real accounts are called as balance sheet accounts. All these accounts are written in balance sheet. असासजात और वाजबात के खातों को बैलेंस शीट में दर्ज किया जाता है, इसलिए इनको बैलेंस शीट अकाउंट्स कहते हैं। असासजात और वाजबात। असासजात आपको पहले भी पढ़ाई हैं कि एसिड्स की अक़साम भी हमने पढ़ी हैं। करंट एसिड्स, नॉन करंट एसिड्स, फिक्स एसिड्स, इंटेंजिबल एसिड्स, 4 अक़साम हमने पढ़ी हैं। इसी तरह से हमने वाजबात देखा था, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ये असासजात और वाजबात, इनके खातों को चूँकि बैलेंस शीट में दर्ज किया जाता है, इसलिए इसको बैलेंस शीट अकाउंट भी कहते हैं। What is meant by balance sheet account? The accounts of all the assets and liabilities. Real accounts are called as balance sheet accounts. All these accounts are written in balance sheet. असासजात और वाजबात के खातों को बैलेंस शीट में दर्ज किया जाता है, इसलिए इनको बैलेंस शीट अकाउंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, मेंटेन रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड को मुरतब करना। ऑब्जेक्ट्स यानी मकासद अकाउंटिंग के नंबर 1 है मेंटेन रिकॉर्ड मुरतब करना। नंबर 2, प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस एसेट्स, कारोबारी असासजात की हिफाजत करना। नेक्स्ट, रियल रिक्वायरमेंट्स, कानूनी ज़रूरियात। और 4 पे है कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स और नताइज से आगाही लेना। ये अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स हैं, मकासद हैं। नंबर 1, मेंटेन रिकॉर्ड मुरतब करना। नंबर 2, प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस एसेट्स, कारोबारी असासजात की हिफाजत करना। थर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट्स, कानूनी ज़रूरियात। और 4th है कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स यानी नताइज से आगाही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी मालियाती हिसाबदारी। सेकंड है कास्ट अकाउंटिंग यानी लागत की हिसाबदारी, कास्ट कहते हैं लागत को। नंबर 3, मैनेजरियल अकाउंटिंग यानी इंतज़ामी हिसाबदारी। और 4th है गवर्नमेंट अकाउंटिंग यानी सरकारी हिसाबदारी। डिस्क्राइब द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नंबर 2, कास्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन मालियाती हिसाबदारी। कास्ट अकाउंटिंग मीन लागत की हिसाबदारी। मैनेजरियल अकाउंटिंग मीन इंतज़ामी हिसाबदारी। गवर्नमेंट अकाउंटिंग मीन सरकारी हिसाबदारी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग।
Describe 3 points of differences between bookkeeping and accounting. First of all, accounting is wider in scope than bookkeeping. महासवी का दायरा कार हिसाब नवीसी से वसी है। बुककीपिंग कहते हैं महासवी हिसाबदारी को, और अकाउंटिंग जो है वो हमारी हिसाब नवीसी है। तो अकाउंटिंग इज वाइडर इन स्कोप देन बुककीपिंग। महासवी का दायरा कार हिसाब नवीसी से वसी है। सेकंड है, बुककीपिंग प्रोवाइड्स रिकॉर्ड विच इज यूज्ड बाय अकाउंटिंग। हिसाब नवीसी मवाद फराहम करती है जबकि महासवी उसे इस्तेमाल करती है। बुककीपिंग प्रोवाइड्स रिकॉर्ड विच इज यूज्ड बाय अकाउंटिंग। हिसाब नवीसी मवाद फराहम करती है जबकि महासवी उसे इस्तेमाल करती है। थर्ड है, बुककीपिंग इज बेस एंड अकाउंटिंग इज फाइनल स्टेज। बुककीपिंग इज बेस एंड अकाउंटिंग इज फाइनल स्टेज। हिसाब नवीसी बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है जबकि महासवी हतमी मकासद को पूरा करती है। हिसाब नवीसी बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है, यानी वो बुनियादी हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, जबकि बुककीपिंग हतमी मकासद को पूरा करती है। डिस्क्राइब 3 points of differences between bookkeeping and accounting. Accounting is wider in scope than bookkeeping. महासवी का दायरा कार हिसाब नवीसी से वसी है। Bookkeeping provides record which is used by accounting. हिसाब नवीसी मवाद फराहम करती है जबकि महासवी उसे इस्तेमाल करती है। थर्ड है, बुककीपिंग इज बेस एंड अकाउंटिंग इज फाइनल स्टेज। हिसाब नवीसी बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है जबकि हिसाब हतमी मकासद पूरा करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डेटर और अकाउंट रिसीवेबल। व्हाट इज मेंट बाय डेटर or account receivable? A person to whom goods are sold on credit is called account receivable or debtor. जब शख्स या इदारा को उधार माल फरोख्त किया जाए तो उसको काबिल वसूल खाता या मकरूज कहते हैं। आपने जिस शख्स को माल उधार फरोख्त किया या किसी इदारे को माल उधार फरोख्त किया तो वो कौन है, रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है या डेटर है या मकरूज है। द टोटल ऑफ ऑल सच अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स। ऐसे तमाम खातों के मजमूए को काबिल वसूल खाते या मुतफर्रिक मकरूज खाते कहा जाता है। दिस इज करंट एसेट्स एंड रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में असासजात की समत दर्ज किए जाते हैं। यानी इनको डेटर्स को या अकाउंट रिसीवेबल को असासजात की समत पे हम इनको लिखते हैं। What is meant by debtor or account receivable? Mean a person to whom goods are sold on credit is called account receivable or debtor. जिस शख्स या इदारे को उधार माल फरोख्त किया जाए उसे काबिल वसूल खाता या मकरूज कहते हैं। यानी आपने उससे वसूल करना है या उसे दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहेंगे, मकरूज कहेंगे, क्योंकि हमने उनसे पैसे लेने हैं। हमने उन्हें माल तो दे दिया लेकिन अभी हमने वसूल नहीं किए, पैसे वसूल नहीं किए, तो हमारे लिए, हमारे कारोबार के लिए अकाउंट रिसीवेबल कहलाएंगे या मकरूज कहलाएंगे। द टोटल ऑफ ऑल सच अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स। ऐसे तमाम खातों के मजमूए को काबिल वसूल खाते या मुतफर्रिक मकरूज कहा जाता है।
दिस इज आ करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स होते हैं चूंकि अभी हमने वसूल करने हैं, वसूल नहीं किए। एंड रिकॉर्ड ऑन द एसेट साइड्स, और उनको लिखा जाता है असासाजात की समत पर ऑफ बैलेंस शीट की। ये जारी असासे होते हैं और बैलेंस शीट में असासाजात की समत पर हम इनको दर्ज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय क्रेडिटर आर अकाउंट्स पेबल। What is meant by creditor are accounts payable? A person from whom goods are purchased on credit is called as account receivable. जिस शख्स या इदारे से उधार माल खरीदा जाए उसको काबिल अदायगी खाता या कर्ज खा कहते हैं। A person from whom goods are purchased on credit is called as account payable. यानी अब आपने अशिया क्या की, परचेज की, खरीदी उधार पर, ठीक है, तो ये क्या होंगे, अकाउंट्स पेबल होंगे या कर्ज खा होंगे। इट इज ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इसको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं, लेते हैं फॉर द बिजनेस कारोबार में। एंड रिकॉर्ड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी यानी वाजिबात वाले साइड पर लिखते हैं, समत पर लिखते हैं। जिस शख्स या इदारे से उधार माल खरीदा जाए उसको काबिल अदायगी खाता या मकरूज कहते हैं। ऐसे तमाम खातों के मजमूए को काबिल अदायगी खाते या मुतफरिक कर्ज कहा जाता है। ये मुख्तसर मुद्दत की जिम्मेदारी होती है और बैलेंस शीट में वाजिबात के समत दर्ज कर दिए जाते हैं, यानी ये हमने अभी अदा करने हैं। उन शख्स को हमने पैसे या उधारे को, शख्स या इदारे को हमने जिससे माल उधार खरीद किया है उसको अदा करने हैं। तो वो इदारे हमारे लिए क्या हैं, कर्ज खा हैं, और ये लायबिलिटी जो है हमने उनको अदा करनी है। What is meant by creditor are accounts payable? A person from whom goods are purchased on credit is called as account payable or creditor. It is treated as short-term liability for the business and recorded on the liability side of balance sheet. जिस शख्स या इदारे से उधार माल खरीदा जाए उसको काबिल अदायगी खाता यानी हमने उसको अदा करना है, या कर्ज खा यानी वो कर्ज खा है, उसने हमसे लेना है। काबिल अदायगी खाता है, हमने उसको अदा करना है, या वो हमारे लिए कर्ज खा है। ऐसे तमाम खातों के मजमूए को काबिल अदायगी खाते या मुतफरिक कर्ज खा खाते कहा जाता है। ये मुख्तसर मुद्दत की जिम्मेदारी होते हैं और बैलेंस शीट में वाजिबात के सम दर्ज किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 advantages of double entry bookkeeping. Write 4 advantages of double entry bookkeeping. Number 1, फायदे डबल एंट्री सिस्टम के, ये बुक कीपिंग है, डबल एंट्री बुक कीपिंग के जो ये सिस्टम है उसका निज़ाम है, डबल एंट्री बुक कीपिंग का जो निज़ाम है उसके फ़वाइद। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शंस। इसकी मदद से लेन देन का दोहरा इंदराज मुमकिन है। इट प्रोवाइड्स टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शंस। इसकी मदद से लेन देन का दोहरा इंदराज मुमकिन है। नंबर 2, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। हकीकी और रस्मी खाते इस इंदराज में रखा जाता है। हकीकी और रस्मी खातों को इस इंदराज में रखा जाता है। नंबर 3, ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस इसकी मदद से ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। 4th, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड। गोशवारा आमदनी और बैलेंस शीट तैयार की जा सकती है। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड। गोशवारे आमदनी और बैलेंस शीट तैयार की जा सकती है।
Number 1, it provides twofold aspect of every transactions. इसकी मदद से लेन देन का दोहरा इंदराज मुमकिन है. नंबर 2, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. हकीकी और रस्मी खाते किस इंदराज में लिखे जाते हैं. फिर ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर. ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है. और लास्ट है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड. इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को भी बनाया जा सकता है. अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस यानी इसके ऑब्जेक्टिव्स. पेज नंबर नेक्स्ट पे देखें 22. बुक्स को ओपन कर लें. पेज नंबर 22, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मल्टीपल चॉइस. चूज द करेक्ट आंसर एंड encircle it. Number 1, the art of correctly recording business dealing in set of books is called. Number 1, accounting. Number 2, record keeping. C पे है बुक कीपिंग और D पे है रिकॉर्डिंग. A जुज में है अकाउंटिंग, B जुज में है रिकॉर्ड कीपिंग, C जुज में है बुक कीपिंग और D जुज में है रिकॉर्डिंग. तो इसमें आएगा बुक कीपिंग. वो कहते हैं वो फन बताएं जो बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी लेन देन को डीलिंग करने को जो आपस में करते हैं सही तौर पर वो कौन सा है. अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग है या रिकॉर्डिंग है. तो हमने इसकी थ्योरी में पढ़ा कि जो बुक कीपिंग है वो डीलिंग है या आर्ट है या एक फन है रिकॉर्ड करने का कारोबार में जिसमें हम ट्रांजैक्शंस की करते हैं वो है बुक कीपिंग. तो इसमें पहले में आएगा सी जूस यानी बुक कीपिंग. फिर सेकंड है एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन आर थिंग्स इज कॉल्ड एज. एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन आर थिंग्स इज कॉल्ड. दो अशखास के दरमियान लेन देन को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या करते हैं ये भी हमने पढ़ा है. ए जुज में है बुक कीपिंग, बी जुज में है जर्नलाइजिंग, सी जुज में है अकाउंटिंग और डी जुज में है ट्रांजैक्शंस. अब आप खुद सोचें, आपने डेफिनेशंस पढ़ी थी ना, तो वो क्या है हमारे ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही थी एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन आर थिंग्स इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस. तो ये किस में आएगा, इसमें कौन सा जुज आएगा, डी जुज ट्रांजैक्शन. दो अशखास के दरमियान ये चीज़ों का लेन देन क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शंस कहलाता है. तो इसमें आएगा डी जुज ट्रांजैक्शंस. फिर नंबर 3 पे है टोटल आ क्रेडिट परचेज नॉट येट पेड इज कॉल्ड. टोटल ऑफ क्रेडिट परचेज आपने उधार खरीद किया, नॉट येट पेड इज कॉल्ड और आपने अदायगी नहीं की तो उसको हम क्या कहेंगे. 3 जूस जो है आपके पास. अब इसमें क्या आएगा कि आपने माल उधार पे खरीदा है लेकिन आपने अदायगी नहीं की तो क्या आएगा, क्रेडिटर यानी उधार पे माल खरीदा. अब इसमें कैपिटल नहीं आ सकता, ये सरमाया है. एसिड्स नहीं आ सकता, ये एसिड है. डेटर नहीं आ सकता, तो इसमें क्या आएगा, क्रेडिटर यानी हमने अदा करना है. तो कर्ज खा कौन है, क्रेडिटर. हमने माल उधार पे लिया है, खरीदा है, ठीक है, तो क्रेडिटर है. इसमें आएगा बीजुस क्रेडिटर. हमने क्रेडिट माल उधार क्रेडिट पे खरीदा है तो इसमें आएगा क्रेडिटर. फिर 4th पे है द कास्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन बिजनेस प्रोसेस इज कॉल्ड. 4th पॉइंट है. अब देखें वो कह रहा है द कास्ट लागत ऑफ गुड्स सामान्य तिजारत पर एंड सर्विसेज और खिदमात पर यूज्ड इन बिजनेस जो कारोबार में इस्तेमाल होता है, प्रोसेस इज कॉल्ड उसको हम क्या कहते हैं. ए जिसमें है लाइबिलिटीज,
बी जुज में है एक्सपेंसेस, सी जुज में है एसेट्स और डी जुज में है इनकम। तो इसमें क्या आएगा कि हमारी लागत पे जो आया है वो कारोबार के लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। कि गुड्स की जो कास्ट पे आया है, जो लागत आई है गुड्स को खरीदने में, वो कारोबार में क्या कहलाएगा, खर्चा कहलाएगा। ना वो आमदनी कहलाएगा ना वो एसेट कहलाएगा, क्योंकि एसेट असासजात होते हैं। आमदनी भी नहीं हुई चूंकि हमने गुड्स की लागत का बताना है, लायबिलिटीज भी नहीं है, तो ये क्या है कारोबार के लिए एक्सपेंस है। फिर फिफ्थ पॉइंट है डेटर्स आर नोन एज, डेटर्स को जाना जाता है अकाउंट्स पेबल, ऑनर्स, बिल पेबल या अकाउंट रिसीवेबल। अब हम इसे क्या कहेंगे, ये कौन होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। डेटर कौन होते हैं, दूसरे लफ्जों में अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। डेटर्स ही को हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं कि जिनसे हमने लेना होता है, जिनको हमने उधार फरोख्त किया लेकिन अभी उनसे पैसा नहीं लिया, तो उनको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं या डेटर कहते हैं। फिर उसके बाद 6 पॉइंट है द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ बिजनेस इंटरप्राइज आर कॉल्ड, के द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ बिजनेस इंटरप्राइज आर कॉल्ड, जो कारोबार का मालिक कारोबार में लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स। ना हम उन्हें वाजबात कहते हैं, ना हम उन्हें इक्विटी कहते हैं, ना अकाउंट पेबल कहते हैं, बल्कि जो कारोबार का मालिक कारोबार में अपने असासजात लेकर आता है उसको हम कहते हैं एसेट्स। फिर 7th पॉइंट पे है अ पर्सन who records and process the business data in accounting system is called, कि वो कौन शख्स है जो रिकॉर्ड करता है पूरा प्रोसेस कारोबार में या डाटा अकाउंटिंग का अकाउंटिंग सिस्टम के तहत, वो कौन सी एक चीज़ है, अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, बुक कीपिंग है, ये रियल कीपर रिकॉर्ड कीपर है। इसमें आएगा बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग के जरिए ही हम सारा अपना डाटा उसमें रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। फिर उसके बाद है 8 पॉइंट अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू प्रोड्यूस इनकम बाय ओनर इज, अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट जो इन्वेस्ट करता है, रकम जो लगाता है इन बिजनेस कारोबार में, इस प्रोड्यूस इनकम बाय ओनर, ओनर की तरफ से हम उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, एसेट्स कहते हैं या एक्सपेंस कहते हैं। हम उसे कैपिटल कहते हैं। जो कारोबार का मालिक कारोबार में सरमाया लगाता है उसे हम कारोबार की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है 9 पर बुक कीपिंग प्रोवाइड्स, बुक कीपिंग क्या मुहैया करती है, ए जुज में है प्राइमरी इंफॉर्मेशन, फाइनल इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन या ऑल ऑफ दीज। इसमें आएगा प्राइमरी इंफॉर्मेशन, इब्तदा है, बुक कीपिंग जो है वो इब्तदा है, इब्तदाई इंफॉर्मेशन हमें देती है। फिर नेक्स्ट है 10 पॉइंट अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड टू ऑथोराइज एंड डिस्क्राइब एन एक्सपेंडिचर इज, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है या वो कौन सी रसीद है जिसको हम बनाते हैं जो बयान करती है हमारे एक्सपेंडिचर को कि हमने क्या चीज़ खरीदी है। नंबर 1 पे है कैश मीमो, बी जुज में है वाचर, सी जुज में है बिल, डी जुज में है इनवॉइस। अब इसमें आएगा बी जुज वाचर, वाचर की वजह से हम कैश मीमो भी बनाते हैं, बिल भी बनाते हैं और इनवॉइस भी बनाते हैं, तो इसमें आएगा वाचर। फिर 11 पॉइंट है द मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज, ज़माने जदीद का जो निज़ाम रिकॉर्डिंग है वो किस नाम से जाना जाता है, मॉडर्न सिस्टम के नाम से, डबल एंट्री सिस्टम के नाम से, सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से,
या अमेरिकन सिस्टम के नाम से। तो हमने जो पढ़ा इसकी थ्योरी में बी जुज में है डबल एंट्री सिस्टम। फिर अगला है 12, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, ये मैंने आपको पढ़ाया, अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी ना। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग जो है वो कारोबार की जुबान है। तो ए जुज में है कंप्यूटर, बी जुज में है बुक कीपिंग, सी जुज में है बिजनेस और डी जुज में है इंश्योरेंस। तो ये इसमें क्या आएगा, सी जुज यानी बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इसमें सी जुज आएगा। फिर 13 है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मीन्स इन 2 बुक्स on 2 dates, 2 aspects of transactions या for 2 times। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 2 aspect of transactions, ये भी हमने इसकी थ्योरी में पीछे पढ़ा। तो इसमें क्या आएगा कि 2 aspect of transactions। फिर उसके बाद है 14 point, double entry system of bookkeeping involves at least 1 account, बी जुज में है 2 अकाउंट, सी जुज में है 2 डेट अकाउंट्स और डी जुज में है 2 क्रेडिट अकाउंट्स। तो डबल एंट्री सिस्टम में ये भी हमने पढ़ा, कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं डबल। तो इसमें आएगा 14 में बी जुज 2 अकाउंट्स। 15 पॉइंट है, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड, मुकम्मल जो तरीक़ाकार है अकाउंटिंग का वो क्या कहलाता है, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, अकाउंटिंग साइकिल या बिजनेस साइकिल। ये भी हमने पढ़ा। मुकम्मल जो अमल है इसका पूरा अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था। तो इसमें आएगा सी जुज अकाउंटिंग साइकिल, कंप्लीट प्रोसेस जो है अकाउंटिंग का वो क्या है, अकाउंटिंग साइकिल। फिर 16 है पॉइंट, पे है अकाउंटिंग साइकिल एंड ऑफ, अकाउंटिंग साइकिल के जो आखिर का है यानी मरहला या सर्कल या फेज वो कौन सा है। ए जुज में है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, बी जुज में है इनकम स्टेटमेंट, सी जुज में है बैलेंस शीट और डी जुज में है ट्रांजैक्शंस। तो इसमें क्या आएगा, ए जुज पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। फिर 17 है, a person who owns money to a business is known as, a person who owes a money, वो शख्स जो उधार रकम देता है टू अ बिजनेस कारोबार को, इज नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटर। बी जुज में है क्रेडिटर, सी जुज में है इन्वेस्टर और डी जुज में है पार्टनर। तो इसमें जो देता है रकम कारोबार को उसको क्या कहते हैं, डेटर। फिर नेक्स्ट है बिल्डिंग इज, बिल्डिंग क्या है, करंट एसेट है, बी जुज में है फिक्स्ड एसेट है, सी जुज में है फ्लोटिंग एसेट्स है, डी जुज में है इंटेंजिबल एसेट्स है। तो बिल्डिंग क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स मीन मैंने आपको बताया कि जिसका फ़ायदा हम 1 साल से साल हर साल तक इस्तेमाल करें वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं, और 1 साल के अंदर अंदर जिनको इस्तेमाल कर लिया जाए उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। तो बिल्डिंग तो साल हर साल तक इस्तेमाल होती है, तो इसलिए ये आएगा फिक्स्ड एसेट्स, बी जुज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 19, गुडविल इन एन एग्जाम्पल ऑफ, गुडविल कहते हैं साख को, ये हमने पढ़ा है पीछे भी, किसकी मिसाल है गुडविल। गुडविल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, करंट एसेट्स है ये, फिक्स्ड एसेट्स है, फ्लोटिंग एसेट्स है या इंटेंजिबल एसेट्स है। तो
19 में आएगा इंटेंजिबल एसेट्स है। ये एक ऐसा एसेट्स है गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स है क्योंकि ये ऐसा एसेट्स है जिसको ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब गुडविल है किसी कारोबार की साख है। अब देखिए आप इसको ना हाथ लगा सकती हैं ना आप इसे छू सकती हैं ना ये आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी साख जो है वो हम उसे महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। फिर 20 पे है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इज। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स। मर्चेंडाइज क्या है हमारे पास, जो सामान्य तिजारत हम कारोबार में ख़रीदने के लिए ले आते हैं उसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। चूँकि ये हमने कभी साल के दौरान भी सेल हो जाता है और कभी साल तक भी सेल हो जाता है, तो ये कौन सा है, करंट एसेट्स। क्लोजिंग एंट्रीज तो ये थी नहीं, ये तो कोई और आई नहीं थी, लिखी काट दिया हमने।